अक्सर हम सब अपनी घड़ी या कैलेंडर देखकर सोचते हैं कि हाँ, हमें समय का पता है। पर क्या हो अगर समय को देखने का एक और ही तरीका हो? एक ऐसा तरीका जो सिर्फ सेकंड या मिनट ना गिने, बल्कि सितारों और ग्रहों की धुन को, उनकी लय को महसूस करे। जरा इस पर नजर डालें। बाईं तरफ कुछ बहुत जाना पहचाना सा है ना? मंगलवार 21 मार्च, बिल्कुल सीधा साधा। लेकिन अब दाईं तरफ देखिए, यहाँ कुछ बिल्कुल अलग है। वार, तिथि, नक्षत्र, योग, करण, ये शब्द, ये तो एक पूरी की पूरी अलग कहानी सुना रहे हैं। ये सिर्फ एक तारीख नहीं है, ये तो उस पल का एक कॉस्मिक फिंगरप्रिंट है, एक अनोखी पहचान। तो समझने वाली बात यह है कि हम यहाँ सिर्फ एक अलग कैलेंडर के बारे में बात नहीं कर रहे। नहीं, हम तो समय को देखने के, उसको समझने के एक बिल्कुल ही अलग नजरिए की बात कर रहे हैं। एक ऐसा नजरिया जहां समय सीधी लकीर में नहीं चलता, बल्कि एक चक्र में घूमता है। ये सब कुछ ब्रह्मांड की लय के साथ तालमेल बिठाने के बारे में है। एक मिनट के लिए सोचिए जरा, कैसा हो अगर कैलेंडर सिर्फ तारीख ना बताए, बल्कि ये भी बताए कि आज के दिन की एनर्जी कैसी है। मतलब क्या आज का दिन किसी नई शुरुआत के लिए बहुत अच्छा है, या फिर आज का दिन थोड़ा ठहर कर सोच विचार करने के लिए है। बस यही यही वो गहरा सवाल है जिसके इर्द गिर्द पंचांग की पूरी दुनिया बनी है। तो आखिर ये पंचांग शब्द है क्या? चलिए इसको थोड़ा खोल कर देखते हैं। ये शब्द सीधा संस्कृत से आया है। पंच का मतलब तो साफ है, पांच, और अंग का मतलब होता है कोई हिस्सा या कोई लिंब। तो इसका सीधा सीधा मतलब हुआ समय के 5 अंग। बस यही यही इस पूरे सिस्टम का दिल है, इसकी नींव है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये 5 रहस्यमय अंग हैं कौन से? चलिए अब इस बड़ी सी कॉस्मिक घड़ी के एक एक पुर्जे को खोलकर देखते हैं कि ये चलती कैसे है। तो ये रहे वो 5 मेन प्लेयर्स। सबसे पहला है वार। ये तो बहुत सिंपल है, हफ्ते का दिन, जैसे सोमवार या मंगलवार। फिर आता है तिथि। ये दरअसल चंद्रमा का दिन है, जो इस बात पर निर्भर करता है कि चांद आसमान में कितना बड़ा दिख रहा है। तीसरा है नक्षत्र, यानी वो तारा समूह जिसके पास से उस रात चांद गुजर रहा होता है। फिर है योग, जो दिन के खास एस्ट्रोनॉमिकल अलाइनमेंट को बताता है। और आखिर में करण। इसको आप तिथि का आधा हिस्सा समझ सकते हैं। और जब ये पांचों चीजें मिलती हैं, तो उस दिन की एक बिल्कुल अनोखी, एक यूनिक तस्वीर बनती है। और पता है सबसे कमाल की बात क्या है? ये सब कुछ किसी अंदाजे या रहस्य पर नहीं टिका है। बिल्कुल नहीं। ये पांचों के पांचों एलिमेंट्स सूरज और चांद की एकदम सटीक मैथमेटिकल पोजीशन से निकाले जाते हैं। मतलब ये एक ऐसी कॉस्मिक घड़ी है जो आसमान में हमारे 2 सबसे बड़े सितारों के डांस पर चलती है। अच्छा, अब ये समझने के लिए कि ये सारी कैलकुलेशंस होती कैसे हैं, हमें एक स्टेप पीछे जाना होगा और उस नक्शे को देखना होगा जिसका इस्तेमाल होता है। ये है आसमान का नक्शा। ये जो पूरा सिस्टम है ना, ये एक जियोसेंट्रिक मॉडल पर काम करता है। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि हर चीज धरती पर हमारे नजरिए से नापी जाती है। ये कुछ ऐसा है जैसे हम पूछ रहे हों, भाई आज रात मेरे घर की छत से आसमान कैसा दिखेगा? ये हमारे अपने पर्सनल इंसानी अनुभव के बारे में है, ना कि स्पेस में किसी दूर बैठे ऑब्जर्वर के। और वो नक्शा, वो है हमारा जाना माना ज़ोडिएक, यानी राशि चक्र। सोचिए कि आसमान में 360 डिग्री का एक बहुत बड़ा गोल हाईवे है। अब इस हाईवे को 12 बराबर हिस्सों में बांट दिया गया है, और हर एक हिस्से को हम कहते हैं राशि। सूरज, चांद और सारे ग्रह बस इसी हाईवे पर लगातार सफर कर रहे हैं, एक राशि से दूसरी राशि में। अब इस कॉस्मिक स्टेज पर 7 मेन एक्टर्स हैं, जिन्हें ग्रह कहा जाता है। इसमें मंगल, बुध, बृहस्पति जैसे जाने पहचाने नाम तो हैं ही, लेकिन यहाँ एक बहुत मजेदार ट्विस्ट है। इस सिस्टम में सूरज और चांद को भी ग्रह माना जाता है। क्यों? क्योंकि वो आसमान के 2 सबसे जरूरी, सबसे चमकदार पिंड है, इसलिए उनको एक स्पेशल स्टेटस मिला हुआ है। और फिर आते हैं 2 वाइल्ड कार्ड एंट्रीज, राहु और केतु। इन्हें छाया ग्रह कहते हैं। ये कोई असली पिंड नहीं है जिन्हें टेलीस्कोप से देखा जा सके, बल्कि इनको ऐसे समझिए कि ये आसमान में वो 2 अदृश्य पॉइंट्स हैं जहां चांद का रास्ता सूरज के रास्ते को काटता है। और भले ही ये दिखाई नहीं देते, इनका असर बहुत जबरदस्त होता है, क्योंकि ग्रहण लगने में इनका बहुत बड़ा रोल है। ठीक है, तो आसमान का नक्शा तो तैयार हो गया। अब अगला सवाल आता है, एक महीने को कैसे नापें? क्या सूरज के हिसाब से चलें या फिर चांद के हिसाब से? कमाल की बात यह है कि पंचांग दोनों को साथ लेकर चलता है, और यहीं से कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। तो समझिए कि हमारे पास 2 घड़ियां चल रही हैं एक साथ। एक है सौर मास। ये सूरज की यात्रा की तरह है।
जब वो राशि चक्र के एक हिस्से को पार करता है। ये एक स्थिर, प्रिडिक्टेबल यात्रा है। और दूसरी तरफ है चंद्रमास। ये चांद के घटते बढ़ते चेहरे को फॉलो करता है, अमावस्या से पूर्णिमा और फिर वापस अमावस्या तक। इसकी रफ्तार तेज है और इसकी लय ज्यादा डायनेमिक है। अब यहाँ एक छोटी सी प्रॉब्लम है। अगर आप हिसाब लगाएंगे तो देखेंगे कि चांद वाला साल सूरज वाले साल से करीब 11 दिन छोटा होता है। तो धीरे धीरे ये दोनों कैलेंडर एक दूसरे से आगे पीछे हो जाएंगे। अब इस प्रॉब्लम का क्या इलाज है? इलाज बहुत ही स्मार्ट है। हर 2.5-3 साल में कैलेंडर में बस एक एक्स्ट्रा महीना जोड़ दिया जाता है। इसे अधिक मास कहते हैं। ये बिल्कुल लीप ईयर जैसा है, लेकिन पूरे 1 महीने का। और इसी से ये पक्का होता है कि दोनों घड़ियां हमेशा साथ साथ चलती रहें। तो अभी तक हमने बात की मैथ्स की, एस्ट्रोनॉमी की, लेकिन पंचांग का असली सार, उसकी आत्मा इन कैलकुलेशंस में नहीं है। ये सिर्फ एक टूल से कहीं ज्यादा है। ये जीने का एक तरीका है। ये सिर्फ ये नहीं बताता कि कोई चीज कब हो रही है, बल्कि उस पल की क्वालिटी क्या है, उसका फील क्या है, उसे समझने की कोशिश करता है। इसकी गहराई को समझने के लिए जरा इस पुरानी कहावत पे गौर कीजिए। ये सिर्फ टाइम कीपिंग नहीं था। माना जाता था कि इसका असर जिंदगी के हर पहलू पर पड़ता है। कहावत है, तिथि का ज्ञान धन देता है, वार का ज्ञान आयु बढ़ाता है, वगैरह वगैरह। यहां समय को सिर्फ एक नापतोल सी चीज नहीं, बल्कि एक ऐसी शक्ति के रूप में देखा गया है जिसके साथ हार्मनी में रहा जा सकता है। तो आज के जमाने में लोग इसका इस्तेमाल कैसे करते हैं? अरे, ये तो आज भी करोड़ों लोगों की जिंदगी का एक अहम हिस्सा है। इसी से तय होता है कि दिवाली और होली जैसे बड़े बड़े त्योहार कब मनाए जाएंगे। शादी करने के लिए या कोई नया बिजनेस शुरू करने के लिए सबसे अच्छा दिन कौन सा है, ये भी इसी से पता चलता है। जिंदगी के जो बड़े बड़े पल हैं ना, ये उनका मार्गदर्शन करता है, ताकि वो पल ब्रह्मांड की लय से जुड़े रहें। शायद इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि इसे एक कॉस्मिक वेदर रिपोर्ट की तरह देखा जाए। जैसे हम बाहर जाने से पहले मौसम चेक करते हैं कि कहीं छाते की जरूरत तो नहीं पड़ेगी, वैसे ही लोग पंचांग देखते हैं, ये जानने के लिए कि क्या आज का दिन एनर्जी के लिहाज से धूप वाला है या फिर थोड़ा उथल पुथल भरा हो सकता है। ये दिन के उस अनदेखे माहौल को समझने की एक कोशिश है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर खड़ा कर देता है। क्या हो अगर समय एक सीधी लकीर ना हो जो बस आगे ही आगे बढ़ती जाती है? क्या हो अगर ये एक पहिया हो, एक चक्र हो जो हमेशा घूमता रहता है और जहां हर दिन का अपना एक अलग ही स्वाद, अपनी एक अलग ही बनावट होती है? पंचांग हमें यही सोचने पर मजबूर करता है कि हम समय को सिर्फ नापे नहीं, बल्कि उसे महसूस करें।